हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स फिजिक्स पर तहे दिल से स्वागत है। और आज आपके इस वीडियो में मैं आपका कक्षा 10 गणित का नया चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी, जो आपकी नए इस सत्र 2022 के लिए ये प्रश्नावली जो है वो बोर्ड परीक्षा में आपके आने वाली है। इस प्रश्नावली से एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है जो 5-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट सत्र 2022 के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये प्रश्नावली है। ये प्रश्नावली इसको हटाया नहीं गया। यह प्रश्नावली आपके प्रश्नावली सत्र 2022 की बोर्ड परीक्षा में आएगी। तो अपने चैप्टर 14 सांख्यिकी का पार्ट नंबर ये 1 है, जिसमें अपन आपकी प्रश्नावली 14.1 का बेसिक जानकारी क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही मैंने पीछे वाले चैप्टर जो है उन सबको मैंने क्लियर कर दिया है, जिनका प्रत्येक चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। तो वहां पे जाके प्रत्येक चैप्टर को आप जरूर से देखिए। तो प्रश्नावली 14.1 की बेसिक जानकारी इसमें हासिल करते हैं। देखिए कैसे अपन देखिए। बारंबारता बंटन सारणी दो प्रकार की होती है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट से, आपकी प्रश्नावली 14.1 में दो प्रकार की सारणियां हैं। बारंबार प्रश्न के लिए अपने को सारणी देगा और सारणी दो प्रकार की होगी। पहली सारणी होगी अवर्गीकृत सारणी। अवर्गीकृत सारणी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसी सारणी जिनमें वर्ग नहीं हो, है ना, जिसका दूसरा बोल सकते हैं अपन मध्यमान, या मध्यमान का जो संकेत होता है वो एक्सआई होता है। मध्यमान या फिर एक्सआई वाली सारणी भी बोल सकते हैं उसको। आगे वर्गीकृत सारणी, ऐसी सारणी जो वर्गों में बटी हो, ऐसी सारणी जो वर्गों में बटी हो, वर्ग बने हुए हो, वर्गों वाली सारणी। कौन सी सारणी होगी? वर्गों वाली सारणी जिनमें वर्ग बने हो। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो सारणी है ये अवर्गीकृत सारणी है जिनमें वर्ग नहीं बने हो। ये सारणी है वर्गीकृत सारणी है जिनमें वर्ग बने हुए हो, वर्गों वाली सारणी। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं वर्गों वाली सारणी। वर्गीकृत सारणी वर्ग बने हुए होंगे तो इनको अपने वर्गों वाली सारणी कहेंगे। और अवर्गीकृत सारणी जिनमें वर्ग नहीं हो, मतलब मध्यमान वाली सारणी। मध्यमान का जो संकेत है वो एक्स आई होगा। क्या संकेत होगा इनका? एक्स आई होगा। अब देखिए, वर्गीकृत जो सारणी होगी वो सारणी होगी सतत। वर्गीकृत सारणी कैसे होगी? ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है नोट लगा के। वर्गीकृत सारणी सतत या लगातार होनी चाहिए। अब ये लगातार कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, ये मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। देखिए, ये जो यहाँ तक का जो ये बेसिक जो मैंने लिखा है, ये आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर ले, या फिर इनका स्क्रीनशॉट आप जरूर से ले ले। इसके आगे अपन चलते हैं। आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि अवर्गीकृत सारणी कौन सी होती है और वर्गीकृत सारणी कौन सी होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दोबारा अपन क्लियर करते हैं। देखिए, तो एग्जाम्पल करेंगे इसके। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दो सारणियां बनाई है। इनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वर्गीकृत सारणी कौन सी है और अवर्गीकृत सारणी कौन सी है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है बाहर केजी में, यहाँ पर लिखा है नीचे विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पर लिखा है बाहर केजी में, यहाँ पर भी विद्यार्थियों की संख्या। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, नीचे दोनों में सेम है। नीचे ध्यान से देखिए, नीचे दोनों में सेम है। सारणी के दोनों सारणियों के नीचे वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है, यहाँ पे भी विद्यार्थियों की संख्या है। वैसे तो ऊपर भी बाहर केजी सेम है, नीचे भी बाहर केजी सेम है, लेकिन इधर इनके आंकड़े देखिए, नीचे 2 3 4 6 7 2 3 2 1 4 3 4, मतलब नीचे वाले सिंगल है। यहाँ पर भी सिंगल है, वो नीचे भी सिंगल है। मतलब दोनों सारणियों में जो विद्यार्थियों की संख्या जो नीचे वाले कॉलम है वो दोनों सारणियों में सेम है। मतलब सिंगल सिंगल ही है, डबल नहीं है। ऐसे समझिए, डबल नहीं है। मतलब ये स्टूडेंट्स ऐप का मान है। ये ऐप का मान है जिसको बोला जाता है बारंबारता। क्या बोला जाता है स्टूडेंट से? बारंबारता। ऐप का मान है ये बारंबारता, जिसको अपन बोलते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर इसमें सिंगल चल रहे हैं लेकिन इनमें डबल डबल चल रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स आई अपने को मध्यमान दे रखा है, ये बोलेंगे इसको मध्यमान। एक्स आई दे रखा है, मध्यमान दे रखा है, एक्स आई बोलेंगे इनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्ग दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स? वर्ग दे रखे हैं। ध्यान दो, वर्ग दे रखे हैं अपने को 18 से 22, 22 से 26, 26 से 30, 30 से 34, 34 से 38। ये वर्ग दे रखे अपने को। क्या दे रखे अपने को? वर्ग दे रखे। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स, ऊपर एक्स आई दे रखा है, ऊपर वाली सारणी में ऊपर वाले फर्स्ट कॉलम में एक्स आई दे रखा है, और इस नीचे वाली सारणी के फर्स्ट कॉलम में दे रखा है वर्ग। इसीलिए अपने इस सारणी को बोला जाता है एक्स आई, या फिर मध्यमान वाली सारणी,
जिसको अवर्गीकृत भी सारणी कहते हैं। ये जो सारणी है ये है वर्गीकृत सारणी, जिसको बोला जाता है वर्गों वाली सारणी। कौन सी सारणी बोलते हैं इसको? वर्गों वाली सारणी, क्योंकि इसमें ऊपर वर्ग दे रखा है, इसमें ऊपर मध्यमान xi दे रखा है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसीलिए इसको अवर्गीकृत सारणी बोलते हैं, इसको वर्गीकृत सारणी बोलते हैं। अब देखिए यदि प्रश्न में स्टूडेंट्स ऐसी सारणी दे जिनमें ऊपर xi के मान दे रखे हो, ऐसे ये xi के मान है, ये मान मध्य मान के मान है xi और ये मान वर्ग है, इनमें से अपने को xi निकालना पड़ेगा। तो प्रश्न में यदि ऐसे सारणी रहता है ऊपर भी सिंगल नीचे भी सिंगल, नीचे तो दोनों सारणियों में सिंगल ही आएंगे, लेकिन यदि ऊपर सिंगल आते हैं तो समझ लेना xi वाली सारणी है या फिर मध्यमान वाली सारणी है। xi कोई मध्यमान कहते हैं, मतलब मध्यमान का संकेत ही xi होता है, और ये सारणी है वर्ग वाली सारणी। तो यदि xi वाली सारणी दे तो अपने को xi निकालना नहीं पड़ेगा, और यदि वर्गों वाली सारणी दे तो वर्गों में से अपने को xi निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाता है वो अपने क्वेश्चन में ही समझेंगे, वहां पे आपके समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये क्या है। देखो भार केजी मतलब 20 ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 2 है जो जिनका वजन 20 केजी है, जिनका भार 20 केजी है। ऐसे विद्यार्थी 3 है जिनका भार 21 केजी है। ऐसे विद्यार्थी 4 है जिनका भार 22 केजी है। ऐसे विद्यार्थी 6 जिनका भार 23 केजी है। मतलब इस तरीके से ये है। इसमें क्या है, ऐसे विद्यार्थी की संख्या 3 है जिनका भार 18 केजी से अधिक है, 18 जिनका भार जो है वो 18 केजी है या 18 केजी से अधिक तथा 22 केजी से कम है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 3 है जिनका भार 18 केजी है या 18 केजी से अधिक है लेकिन 22 केजी से कम है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 3 है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 2 है जिनका भार 22 केजी है या 22 केजी से अधिक है लेकिन 26 केजी से कम है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 1 है जिनका भार या तो 26 केजी है या 26 केजी से ज्यादा है लेकिन 30 केजी से कम है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 3 है जिनका भार या तो 30 केजी है या 30 केजी से अधिक है लेकिन 34 केजी से कम है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3 है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, ध्यान दीजिए यहां पर स्टूडेंट्स अपने को xi निकालना पड़ेगा इन वर्गों में से, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आपकी प्रश्नावली 14.1 में 2 प्रकार की सारणियां है। वैसे तो ये सारणी तो एग्जाम्पल में है, उदाहरण नंबर 1 में ही ऐसी सारणी है जिनमें xi, उदाहरण नंबर 1 प्रश्नावली 14.1 के पहले जो उदाहरण नंबर 1 है उसमें ही ऐसी सारणी है जिसमें xi वाली सारणी अपने को देखकर xi वाली सारणी दे रखी है, और इसमें अपने को स्टूडेंट क्या कौन सी सारणी दे रखी है? वर्ग वाली सारणी है। इनकी सहायता से अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से प्रश्न में 2 सारणी आपको दे सकता है। ऐसी सारणी आ जाएगी तो अपने को मध्यमान नहीं निकालना, मध्यमान ऊपर वाले कॉलम में दे रखा होता है। ऐसी सारणी आ जाए तो वर्गों में से अपने को xi निकालना पड़ता है। अब इस तरीके से सारणी आ जाएगी तो अपने को निकालना क्या है? समांतर माध्य निकालना है या फिर माध्य निकालना है। अब समांतर माध्य की कितनी विधियां होती है वो मैं आपको क्लियर कराता हूं। चलते हैं तो समांतर माध्य निकालने की विधियां। तो स्टूडेंट से अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्नावली 14.1 में वो जो दोनों सारणी बताई थी मैंने आपको, उन सारणियों की सहायता से समांतर माध्य जो अपन करेंगे, समांतर माध्य या फिर उसको माध्य भी अपन बोल सकते हैं, जो अपन करेंगे उसको अपन कितनी विधियों से अपन करेंगे। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। और स्टूडेंट्स अभी जो मैंने 2 सारणियां बताई थी वो सारणी आपको नोटबुक में अंकित नहीं करनी, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। तो ध्यान दीजिए, तो मैंने लिखा है स्टूडेंट से क्या लिखा है मैंने, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है समांतर माध्य अक्ष भार ज्ञात करने की विधियां। स्टूडेंट्स अभी जो मैंने बताया था अक्ष आई बताया था मध्यमान का संकेत होता है। अक्ष आई किसका संकेत होता है? मध्यमान का संकेत होता है। और अक्ष भार, इसके ऊपर जो लाइन दिखाई दे रही है आपको अक्ष भार, ये समांतर माध्य का संकेत है। क्या बोलते हैं इसको? ये किसका संकेत है? समांतर माध्य का। समांतर माध्य को अपन अक्ष भार से व्यक्त करेंगे। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां, पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, जिसका सूत्र है समांतर माध्य अक्ष भार बराबर सिग्मा। इसका ये जो है, ये स्टूडेंट्स ये इसको बोला जाता है सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। और ये योग का प्रतीक है, जिसके पहले भी ये लग जाए समझ लेना उसका योग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है अक्ष भार सिग्मा एफ आई xi बटा सिग्मा एफ आई।
ये प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य x बार a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि का सूत्र है। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है ये a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। और पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा h। और यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष विधि से सभी सवालों का समांतर माध्य अपन कर सकते हो, चाहे किसी भी सरणी हो। ऐसे ही कल्पित माध्य विधि से भी अपन सभी सवालों का समांतर माध्य कर सकते हैं, लेकिन पद विचलन विधि से उन्हीं सवालों का समांतर माध्य कर सकते हैं जिनमें वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, समान। तो मैंने क्या लिखा है, पद विचलन विधि से तभी समांतर माध्य होगा, मतलब पद विचलन विधि से तभी समांतर माध्य होगा जब वर्ग अंतराल क्या हो, समान हो। जब वर्ग अंतराल समान हो तो ही अपने पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात नहीं होगा। अब मैं आपको ये बताऊं वर्ग अंतराल होता क्या है। स्टूडेंट्स, जो मैंने सेकंड नंबर की जो सारणी अभी समझाई थी इसी वीडियो में, जो दूसरी सारणी बताई थी, दूसरी सारणी में जो वर्ग अंतराल चल रहे थे उन सबका वर्ग अंतराल सेम था 4-4 का। तो वहां पर जो दो वर्गों का जो अंतर है वो ही वर्ग अंतराल होगा, और वो वर्ग अंतराल यथा वर्गों के अंतराल को दर्शाने का जो संकेत है वो h है। वर्गों के अंतराल को किससे दर्शाएंगे, h से। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, सिग्मा योग का प्रतीक है, एफ आई बारंबारता को दर्शाएगा, एक्स आई मध्यमान होगा, ए कल्पित माध्य होगा, ए क्या होगा, कल्पित माध्य होगा। सिग्मा बता ही दिया मैंने, एफ आई बारंबारता होगा, डी आई कल्पित माध्य विधि में डी आई चलता है, इसका वैसे कोई नाम नहीं होता है। ऐसे ए कल्पित माध्य, एफ आई बारंबारता, यू आई पद विचलन विधि में डी आई चलता है, वैसे जिस तरीके से कल्पित माध्य विधि में डी आई चलता है वैसे पद विचलन विधि में यू आई चलता है, वैसे कोई इसका नाम नहीं होता है। और एच मैंने बता दिया, वर्गों का अंतर अर्थात जो समान होगा, और जिस सारणी में वर्ग अंतराल समान होगा अर्थात वर्गों का अंतर यदि समान रहेगा तभी अपने उस सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि से कर सकते हैं, अन्यथा अपन पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट से प्रश्नावली 14.1 में अपन समांतर माध्य इन तीनों विधियों में से अपन किसी भी विधि, तीनों विधियों से समांतर माध्य अपन करेंगे, और तीनों विधियों से एक ही प्रश्न का यदि तीनों विधियों से अपन समांतर माध्य निकाले तो आंसर समान आएगा, समांतर माध्य सेम आएगा। तो प्रश्नावली 14.1 में समांतर माध्य इन तीनों विधियों से अपन सीखेंगे। और तो अगले वाले वीडियो में अपन स्टूडेंट से प्रश्नावली 14.1 के पहले एग्जाम्पल जो है उनको अपन क्लियर करेंगे, और इन तीनों विधियों की सहायता से अपन इन तीनों विधियों से समांतर माध्य को निकालना सीखेंगे स्टूडेंट से। तो ये आपका प्रश्नावली 14.1 का बेसिक है। यहाँ तक कि आप नोट्स अपनी नोटबुक में कर लीजिए स्टूडेंट्स। इससे पहले जो मैंने 2 सारणी बताई थी उसको आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है, वो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से करें, और इसके अगले वाले पार्ट में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो लगातार आप वीडियो को देखते रहे। इसी तरीके से आपके ऑल में से और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स वीडियो पर आप बने रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।